हाय एवरीवन, केमिस्ट्री की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए, केमिस्ट्री की सीरीज़ में हमने 2 वीडियो पहले बना दिए थे और ये तीसरा वीडियो है। तो ये जो कलेक्शन है आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं अब तक उनका पूरा कलेक्शन है। यानी यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा जितने भी यूपी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं लोक सेवा आयोग के स्तर पर, उन सभी का कलेक्शन आपको इस सीरीज़ में मिलने वाला है। इसी जीएस पॉइंटर की सीरीज़ में देखिए हमारी प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करा दी गई है, जो मिडिवल हिस्ट्री है वो चल रही है, साथ ही फिजिक्स कंप्लीट करा दी गई है। इसी के साथ केमिस्ट्री को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, एक सीरीज़ और चल रही है जिसको बोलते हैं ज्योग्राफी, तो वो भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है प्लेलिस्ट में जीएस पॉइंटर के नाम से, आप वहाँ पे सर्च कर लीजिए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये आरओ की प्री एंड मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और आज का हमारा टॉपिक है मिश्र धातुएं। देखिए, स्टील, पीतल, ब्रांच तथा तांबा में से मिश्र धातु कौन सा नहीं है? तो देखिए, जो तांबा है ये मिश्र धातु नहीं है। अगला प्रश्न है, कथन एक कारण आर, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। कथन है, कारण में यशद में उपचयन क्षमता है। तो देखिए, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें विद्यमान होती है क्या? तो उसमें जो विद्यमान होती है वो होती है यशद। यशद को जस्ता कहते हैं, यानी जस्ते की परत, जिसकी वजह से जो लोहे की चादरें होती हैं उनमें जंग नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत जो लोहा है उस पर किसका लेप होता है? जस्ते का लेप होता है। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। तो देखिए, लौह धातु के क्षयकरण में ऑक्सीजन तथा नमी ये दोनों आवश्यक होते हैं, तो उसका क्षय स्टार्ट हो जाता है। देखिए, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः अनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ क्या है? उस पर तो देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत पर निक्षेपण होना, यानी कि एल्यूमिनियम पृष्ठ जो है एनोडीकृत होते हैं क्योंकि उसके जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है उसकी जो परत होती है उसका निक्षेपण होता है। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो वो है एल्यूमिनियम की धातु। पारद धातु मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो पारद युक्त मिश्र धातु। पारद धातु मिश्रण क्या है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। फिर हम बात करते हैं जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा, ठीक है, धातुओं में अमलगम नहीं बनाती है। कौन है जो अमलगम नहीं बनाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें लोहा है जो कि अमलगम नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता तांबा, तांबा टिन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में अमलगम कहते हैं। किसको अमलगम कहते हैं? तो पारा और जस्ता को अमलगम कहते हैं। अगला प्रश्न है, टांका एक मिश्र धातु है, किससे बना होता है? टिन तथा सीसे से। कांसा मिश्रित धातु है, किसका? तांबा एवं टिन का। तांबा एवं टिन का। सूची 1 सूची 2 को जो है देखना है, हमें सुमेलन देखना है। जर्मन सिल्वर, निकेल, सोल्डर, टिन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, हाइपो सोडियम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना % होता है? 0% होता है। तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए, एल्यूमिनियम जो होता है वो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, जबकि तांबा, जस्ता, निकेल उसमें उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं। तांबा की मिश्र धातुओं का जोड़ा है, तो देखिए 4 जोड़े दिए होंगे, तो इसमें एक जोड़ा सही हुआ है, पीतल एवं कांसा। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गनमेटल में से तांबे की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो कांसे में होती है।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, तो ये हो गया तांबा। अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है तो तांबा एवं जस्ता की। फिर है, पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। यहाँ पे कथन बताना होगा, सही कथन क्या है। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है पीतल जो है। और अगला स्टेटमेंट है, मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतया सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, तो इनमें कौन सा सही होगा। तो दोस्तों देखिए 1 और 3 सही होगा, यानी कि पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। तीसरा है पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतया सम्मिलित होता है। ठीक है, बाकी के स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतया परत चढ़ाई जाती है, किस चीज़ की। तो ये रांगे की या फिर टिन जिसको बोलते हैं उसकी परत चढ़ाई जाती है। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है वह क्या है, यानी स्टेनलेस स्टील जो है अचुंबकीय हो जाता है वो क्या है, तो वो है निकेल। निकेल की वजह से स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या डाला जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। इस्पात स्लैग का आधार सामग्री हो सकता है। तो देखिए ये जो स्टील स्लैग होता है आधार सड़क यानी बेस रोड के निर्माण, कृषि मृदा के सुधार, सीमेंट के उत्पादन के लिए आधार सामग्री हो सकता है। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो वो है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, क्रोमियम। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे अधिक संशोधित किया जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और निकेल में से वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो देखिए कार्बन, मैग्नीज और निकेल तीनों इम्पोर्टेंट हैं, किंतु सिलिकॉन का उसमें कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, क्रोमियम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज तथा कार्बन की। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज तथा कार्बन। क्रोमियम, निकेल, तांबा, टिन तथा जिंक में वह स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जिसको लोहे में मिलाया जाता है। तो इसमें देखिए क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है लोहे में स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। क्रोमियम और निकेल स्टील में होता है, तो देखिए 0.1 से 2% तक कार्बन होता है स्टील में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। कथन ए कारण आर। तो कथन ए में बताया है, साधारणतया यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। और कारण है जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है, तो ये गलत है, यानी ए सही है, कारण जो है गलत है। ठीक है, टैनिन के जमा होने से नहीं बनता है, ऑक्सीजन और नमी मिलती है, इसकी वजह से उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है लोहे में। अब देखिए हम अपना अगला जो टॉपिक है देखते हैं, अधातुएं। तो कार्बन और उसके विभिन्न रूप, ये है हमारे टॉपिक के प्रश्नोत्तरी। तो देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सबसे ज़्यादा यौगिक निर्माण कौन करता है। तो कार्बन जो होता है वो सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण करता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन कौन सा है।
तो देखिए तीनों जो है तीनों में है कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है केवलार, लेक्सॉन, ग्राफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है कौन है ऐसा? तो देखिए ग्राफीन जो है वो केवल कार्बन से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ग्राफीन। अगला क्वेश्चन है हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन तथा फुलेरिन्स में से कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? ठीक है, नहीं ध्यान रखना होगा। तो देखिए ऑक्सोकार्बन जो है इसका कार्बन का अपरूप नहीं है, बाकी फुलेरिन्स, ग्रेफाइट और हीरा तीनों कार्बन का अपरूप हैं, अपर रूप। ठीक है, फिर बात करते हैं पेंसिल का लेड किससे बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमेटाइट तथा क्रायोलाइट में से स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में किसको यूज करते हैं? तो देखिए स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट को यूज करते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे कौन कौन? रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा रिचर्ड ई स्माले। ठीक है, 3 लोग थे। बकमिंस्टर फुलरीन है, क्या है ये? तो देखिए ये कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय रचना यानी संरचना से जुड़े होते हैं। ठीक है, बकमिंस्टर जो फुलरीन होता है यानी कि इनका जो आकार होता है पंचभुज या षटभुज से बने हुए होते हैं। ये 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छा होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? सुमेलन देखना होगा हमको। तो देखिए सूखी बर्फ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। सेबिन कीटनाशक है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फुलेरिन क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। अगला प्रश्न हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन कौन सा नहीं होगा? तो देखिए बालू में कार्बन नहीं होगा। लिग्नाइट, टिन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन किसमें मिलता है? तो देखिए लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट 4 प्रकार के कोयले होते हैं जिसमें से शेष प्रकारों की अपेक्षा एक अधिक जिसमें प्रतिशत में कार्बन का अंश होता है तो वो होता है एंथ्रेसाइट जो कि एक उच्च स्तर का कोयला है, अच्छे स्तर का कोयला है। फिर है ढलवा लौह, पिटवा लौह, स्टील, मिश्र धातु। स्टील में से कार्बन की मात्रा जिसमें सबसे ज़्यादा होती है तो जो ढलवा लोहा होता है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रवा नहीं है, रवा इन द सेंस की क्रिस्टल नहीं है, तो वो कौन सा है? तो देखिए हीरा, क्वार्ट और ग्रेफाइट क्रिस्टल हैं किंतु गंधक जो है वो क्रिस्टल नहीं है। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है किससे? तो देखिए हीरा से खरोचा जा सकता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से खरोचा जा सकता है, 2 चीज़ों से खरोचा जा सकता है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट के बराबर 200 किलोग्राम, 200 मिग्राम। ठीक है, मिग्रा। फिर ग्राफीन के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना होगा और बताना होगा कि कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए कथन 1, 2 और 4 ये सही होंगे। इसमें क्या है कि कथन 1 में कहा है वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। किसकी? ग्राफीन की। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में एक है। और जो चौथा कथन है उसका टच स्क्रीन, एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो 1, 2 और 4 सही होंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील तथा ग्राफीन में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होता है? तो इन चारों में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है ग्राफीन। ठीक है, निम्न में से कथनों पर विचार करना होगा और जो सही होगा हमें उसको चुनना होगा। तो देखिए 1 और 2 सही हैं, यानी कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। यानी जल में अगर कैल्शियम सल्फेट है तो वह कठोर बन जाएगा और वो उपयोग योग्य नहीं रहेगा।
अगला स्टेटमेंट है हीरा तांबा व लोहे से कठोर है। बिल्कुल, हीरा जो होता है वो कठोर धातु होता है। चलिए आगे देखते हैं। बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट और सिलिकॉन ऑयल में से भारी मशीनों के लिए जो उपयोग के लिए स्नेहक है, तो भारी मशीनों में जो स्नेहक के रूप में काम करता है वो होता है ग्रेफाइट। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है। चलिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन और हैं। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? रिपीटेड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है। तो ये सिलीनियम जो है ये विद्युत का मंद चालक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन और उसके यौगिक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा तांबा में वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो देखिए हाइड्रोजन के साथ में इसका यौगिक का सूत्र होगा XH4। अब देखते हैं अगला, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की कितनी परसेंट होती है? 11.11% होती है। यानी भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की परसेंट होती है 11.11%। हाइड्रोजन गैस का एक मोल यानी अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस का एक मोल ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो 580 किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न होगी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो पानी बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से मिट्टी के तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा ईंधन में से न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन करता है? तो ये है हाइड्रोजन। भारी जल एक प्रकार का शीतलक एवं मंदक है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है D2O। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो साधारण पानी एवं भारी पानी। गुरु जल क्या है? तो देखिए ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन को गुरु जल कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन को गुरु जल कहते हैं। वह भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर हाइड्रोजन के स्थान पे ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज किसने की थी? H.C. उरे ने। H.C. उरे ने। भारी पानी का अणुभार कितना होता है? तो ये होता है 20। भारी पानी का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। गैस, ये जो जल गैस है, जल गैस क्या है? CO+H2। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। किस चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं है? तो पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, साबुन से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है, बॉयलर्स के प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, फसल की सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स की वजह से पानी की स्थायी कठोरता हो जाती है। जल के लिए pH मान कितना होता है? लगभग 7। शुद्धतम पानी का रूप क्या है? वर्षा का जल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अशुद्ध जल जो होता है इससे बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। कैसे? निर्लवीकरण के द्वारा। चले आगे देखते हैं। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्या लाई जाती है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में क्लोरीन लाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल को शुद्ध जल जो होता है उसमें बदला जा सकता है। कैसे? उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा।
ठीक है। उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा, काफ़ी शुद्ध हिंदी है, अगर इंग्लिश होती तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन है हमारे पास। आगे देखते हैं, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम परासरण। ठीक है, उत्क्रम परासरण। फिटकरी गंदले जल को साफ करती है, कैसे? तो इस कंदन की प्रक्रिया के द्वारा। अगर फिटकरी जो है गंदे जल को स्वच्छ कर देती है इस कंदन की प्रक्रिया के द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में क्या प्रयुक्त करते हैं? कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में क्या उपयोग करते हैं? निकेल उत्प्रेरक का। निकेल उत्प्रेरक का। सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसों के बारे में हमारे आगे के क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो चलिए इस सीरीज को भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कौन सी है? हीलियम। ठीक है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी परसेंट मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन है, सबसे ये जो आपके ऑप्शन है इनके अनुसार देखा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है आयतन में। ठीक है, आयतन के अनुसार देखा जाए तो। फिर बात करते हैं, वायुमंडलीय जो वायु होती है उसमें नाइट्रोजन लगभग कितनी होती है? तो ये आपकी 78 से 79% के आसपास होती है। N2O2 तथा N2O2 कार्बन तथा H2 में से गैसीय चक्र कौन सा नहीं होगा? तो देखिए, H2 जो है नहीं होगा। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ क्या मिश्रित किया जाता है? हीलियम को मिश्रित किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु होता है उसका आकार अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन में से जल में आसानी से कौन घुलनशील होगा? तो देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन में सबसे आसानी से जो जल में घुल जाएगा वो होगा अमोनिया। हास्य गैस यानी जिसको लाफिंग गैस कहते हैं के रूप में क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है उसमें। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो वही नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन, नियॉन, जीनॉन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से वह जिसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? देखिए, जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। किसको? जीनॉन को। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सेकेंड सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है, यानी कि इसमें हमको बताना होगा कि कौन सा कथन सत्य है। इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, ए, बी और सी सत्य हैं, यानी बोर्डो मिक्सचर कॉपर सेकेंड सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जल होता है, मिश्रण होता है जल में, और इसे फफूंदनाशी के रूप में उपयोग करते हैं। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर आपका जो सी है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बिल्कुल ठीक है। जबकि जो ऑप्शन डी है वो गलत है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, लाफिंग गैस होती है, ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। आगे बढ़ेंगे, नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? नाइट्रोजन मुक्ति से स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुयानों के टायर में क्या उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है वायुयान के टायरों में। मैग्नीज, चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। तो ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कीटभक्षी पौधे जो होते हैं जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी रहती है? नाइट्रोजन की कमी रहती है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है कि क्या है? तो नीला हरा शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस। वायु से भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षित वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। ठीक है।
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में से समान ताप पे कठोर कौन अवस्था में बना रहेगा? तो जो आयोडीन होता है वो समान ताप पे कठोर अवस्था में बना रहता है। ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय कौन सा नहीं होगा? तो जो ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? तो फ्लोरीन। ब्रोमीन क्या होता है? लाल द्रव्य होता है ब्रोमीन। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के लिए किया जाता है, यानी कि पेनकिलर के लिए किया जाता है, पीड़ाहारी के लिए, तो वो है आपका ब्रोमीन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन में से वह तत्व जो द्रव्य के रूप में पाया जाता है, तो देखिए जो ब्रोमीन होता है वो द्रव्य के रूप में पाया जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पे क्या भरा जाता है? तो ट्यूबलाइट में नियान या आर्गन और पारद वाष्प भरी जाती है। ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? तो कम दाब पर आर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे की भाप भरी जाती है। देखिए हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया है, अम्ल, क्षार तथा लवण। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। एंटासिड होते हैं, जो एंटासिड होते हैं वो भस्म होते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया जो होता है वो किससे बनाया जाता है? तो एक्वारेजिया को नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलाकर बनाया जाता है। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता रहता है, यानी कि 3 से 6 तक बदलता है। तो इसमें H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाती है। उदासीन विलयन का आसुत जल यानी शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो 7 होता है। अम्लीय विलयन का संभव पीएच कितना होगा? 7 से कम होगा। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच 7 से अधिक होगा। चलिए, रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है, तो H2SO4। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए AiCl3 तथा BF3 NH3 तथा FeCl3 में लुईस अम्ल कौन सा नहीं होगा? तो ये NH3 में नहीं होगा। कथन ए और कारण देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। और कारण है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, तो दोनों सही हैं। फिर है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। यानी जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होगा। चूने का पानी दूधिया हो जाता है, कैसे? CO2 के द्वारा। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी नमक का अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। केरोसिन, कांच, मिट्टी, सीमेंट में से ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, तो ये होगा केरोसिन में। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं रसायन के रूप में? कॉपर सल्फेट को। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। वह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। अज्ञात गैस कौन सी है? तो अमोनिया हो जाएगा। सही सुमेलन देखना होगा। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर बात करते हैं अगले सुमेलन की। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा
NaHCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो क्वेश्चन के ऑप्शन में तो थोड़ा बताइएगा कमेंट करके। निम्न कथनों पर विचार करना होगा, सही का जो है कथन चुनना होगा हमको। तो 2 और 3 सही होंगे। अग्निशमक में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। जो अग्निशमक होते हैं, अग्निशामक होते हैं, तो इसमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। चलिए अब हमारा जो कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, समुद्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में हमारा है खाने का नमक NaCl कैसे बनता है? मजबूत अम्ल से और मजबूत क्षार से। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होते हैं। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर, क्या पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, ये कथन है और सही बताना होगा हमको। तो पेरिस, ये जो होता है NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन में वृद्धि होती है, सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, सही है। और सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। फिर देखते हैं विरंजक चूर्ण के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक होता है विरंजक चूर्ण, और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ठीक है। ये 3 सही होंगे। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। जब इनो लवण को जल में डालते हैं तो बुलबुले क्यों उठते हैं? तो CO2 की गैस की वजह से होते हैं। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा कैलोमेल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में उपयोग होता है। तो ये है आपका सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थायीकरण हेतु उपयुक्त होने वाला। हाइपोविलेन जलीय विलयन है तो सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार के लिए, दूधिया मैग्नीशिया, तो ये जो है आपका प्रति अम्ल के लिए होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फोटोग्राफी की प्लेट पे परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। आयनी यौगिकों में संबंधित निम्न कारणों पर विचार करना होगा। तो इसमें बताना है सत्य कथन कौन सा है? तो केवल एक सही है। आयनी यौगिक अल्कोहल में अभिलेय होते हैं। अल्कोहल, पानी, शहद तथा गैसोलीन में से सबसे अधिक श्यान क्या है? तो सबसे ज़्यादा श्यान जो होता है वो होता है आपका शहद, ठीक है। तो हमारी ये सीरीज़ हो गई कंप्लीट। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट होगा कार्बनिक करके एक टॉपिक है, इसमें पूरा नहीं आ पाया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में उस टॉपिक के साथ। तब तक जो भी हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं उनको विजिट कीजिए। UP PCS और आपका बिहार PCS, ठीक है। इनके पूरे जो है वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।